हाँ, तो इस नेक्रोटिक सेल्स में हम लोग देखेंगे, नेक्रोटिक सेल्स में लाइसोसोम जो है, नेक्रोटिक सेल्स लाइसोसोम जो है एक्टिव हो जा रहे हैं, अपने ही खुद के सेल को डिसॉल्व कर दे रहे हैं, डाइजेस्ट कर दे रहे हैं, और फिर वो नेक्रोटिक सेल्स के चारों तरफ उनको बॉडी से बाहर डिस्पोज करने के लिए न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइटिक सेल्स जितने भी हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, वो एक्टिव हो जा रहे हैं और सेल को बॉडी से बाहर फैगोसाइटोज कर दे रहे हैं। ओके, नाउ अब क्या होगा कि कुछ चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस में हम देखेंगे, एक है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और दूसरा है न्यूक्लियर चेंजेस। लेकिन उन चेंजेस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जैसे दो डाई है, एक डाई का नाम है, एक है हिमेटोजाइलिन, ठीक है, और एक है इयोसिन। अभी जब तुम लोग थर्ड ईयर में जाओगे तो HME पेंसिल के नाम सुनोगे, ठीक है। तो इयोसिन और हिमेटोजाइलिन, इयोसिन जो है एसिडिक डाई होती है और ये क्या करती है, ये पिंक कलर देती है, ठीक है, पिंक कलर देती है। और जो हिमेटोजाइलिन है वो बेसिक डाई है और ये जो है ब्लू कलर देती है, ठीक है, ये ब्लू कलर देती है। इसे हम बेसोफिलिक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो उसमें आता है ना, तीन जो सेल्स होते हैं तीन जो सेल्स आते हैं, क्या नाम होता है इनका, इस्नोफिल्स आते हैं ना, इस्नोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं। तो इनका नाम क्यों है बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है। इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, क्योंकि ये जो है इयोसिन डाई लेता है, ठीक है, इयोसिन डाई से स्टेनिंग इसकी होती है और इसकी स्टेनिंग हिमेटोजाइलिन डाई से होती है। तो बेसो मतलब बेसिक कलर, ब्लू कलर इम्पार्ट करेगा, इसी को बेसो बोलेंगे या बेसिक डाई के नाम से बेसो पड़ा हुआ है नाम, ठीक है। तो इसको बेसोफिल बोलते हैं और इसको इस्नोफिल बोलते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम दो डाई देख लिए, अब यही दो डाई बताएगी हमें कि सेल जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है और सेल में नेक्रोसिस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब कैसे बताएगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ढेर सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होती हैं। अब वो प्रोटीन जो होती हैं बेसिक होती हैं नेचर में, या ऐसा समझ लो कि ये प्रोटीन जो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज होंगी, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होंगी या बेसिक होंगी नेचर में, ठीक है। तभी ना ऑपोजिट डाई तभी ना इसको जाकर के स्टेन करेगा। तो जो चीज भी स्टेन होगी जिस डाई से, इट मीन्स उसका नेचर उस डाई के नेचर से ऑपोजिट है। अगर एसिडिक डाई इसे स्टेन कर रही है तो यानी कि जो प्रोटीन है वो बेसिक है नेचर में ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं और जो भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स इसमें होते हैं, वो सब जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। वो कैसे होते हैं, तो बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो कौन बेसिक होता है नेचर में, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है, ओके ओके। अब क्या होता है कि बीच में सेंटर पे न्यूक्लियस भी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में RNA होता है और DNA होता है। RNA DNA दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक होते हैं,
ठीक है, कैसे होते हैं आरएनए और डीएनए? तो एसिडिक होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो नेक्रोटिक सेल्स होंगी, जिसमें नेक्रोसिस हुआ होगा, उसमें आरएनए और डीएनए डिसॉल्व हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी, एकदम डिसॉल्व हो चुकी होगी। तो जब ऐसी सेल को जब हम इयोसिन से स्टेन करते हैं एसिडिक डाई से, तो पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में जो है होमोजेनस नेचर मीन्स समान तरीके से, समान रूप से सारा का सारा जितना भी साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है वो सब जो होता है पिंक हो जाएगा। मैं रेड से कर रही हूँ लेकिन पिंक हो जाएगा। ठीक है, सब पिंक हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो भी पिंक नेचर हमें दिख रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखेगा, ब्लू नेचर उतना नहीं दिखेगा। ब्लू नेचर उतना क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आरएनए डीएनए जो होंगे वो डिसॉल्व हो चुके हैं, ब्रेक डाउन हो चुका है उनका। इवन समझ लो कि न्यूक्लियस ही पूरी डिसॉल्व हो चुकी है, डिसअपियर भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी हमें बेसिक जो भी हमें ब्लू कलर दिखेगा वो बहुत ही कम दिखेगा। तो जब ब्लू कलर हमें बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, ब्लू कलर बहुत कम है, ठीक है, और जो पिंक कलर है वो हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, पिंक कलर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो अच्छा, पिंक कलर क्यों ज्यादा दिख रहा है? तो पहला चीज तो यही हुआ कि जितने जो न्यूक्लियस थी वो खत्म हो गई है, डिसअपियर हो गई है, लेकिन साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में जितनी भी साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन थी वो डीनेचर्ड कर गई हैं। ठीक है, सारी प्रोटीन डीनेचर्ड कर गई हैं, और डीनेचर्ड होने के कारण जब उसमें इयोसिन हम डाल रहे हैं, इयोसिन को जब हम डाल रहे हैं तो हर प्रोटीन इयोसिन को एक्सेप्ट कर ले रही है और एक्सेप्ट करके कलर इम्पार्ट कर रही है। ध्यान देंगे, पिंक कलर इम्पार्ट करती है। ठीक है, ठीक। अब क्या है, 40 मिनट बाद जो है शायद ये बंद हो जाए, तो कोई मुझे एक फोन करके मुझे बताएगा कि मैम ये बंद हो गया, तो फिर मैं ओपन करूंगी, क्योंकि 40 मिनट तक ही रहता है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा जरूर, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है, बैक कैमरा ऑन किए हैं इसलिए। ठीक है, हाँ, ओके। नाउ अब क्या है, अब ये तो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आ गए। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में और क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो वन सेकेंड, हाँ, हाइलीन टाइप का, हाइलीन नेचर दिखती है, हाइलीन और होमोजीनस साइटोप्लाज्म दिखता है। ठीक है, होमोजीनस साइटोप्लाज्म दिखता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, हाइलीन और होमोजेनस साइटोप्लाज्म क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ ग्लाइकोजन के कारण। ये पॉइंट नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों दिखता है। तो लॉस ऑफ ग्लाइकोजन, ड्यू टू लॉस ऑफ, ठीक है, ग्लाइकोजन पार्टिकल, ऐसा इसलिए दिखता है, लॉस ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल। ओके ओके, नाउ साथ ही साथ क्या होता है तो हाइलीन और होमोजीनस साइटोप्लाज्म जो है क्यों दिखते हैं? तो इसी के कारण दिखते हैं। हाइलीन मतलब होता है ना कि ग्लासी स्ट्रक्चर दिखना, ग्लास लाइक, एकदम शीशे की तरह, शीशे की तरह, ग्लासी। ठीक है, ग्लासी मीन्स शीशे की तरह एकदम दिखता है साइटोप्लाज्म। तो हाइलीन एंड होमोजीनस साइटोप्लाज्म ग्लाइकोजन पार्टिकल के लॉस के कारण हमें दिखते हैं। ठीक है, साथ में हम देखेंगे कि और क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे उस वाले बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या चेंजेस आते हैं? तो ये मान लो नेक्रोटिक सेल है,
ओके, ये है नेक्रोटिक सेल। अच्छा, इस नेक्रोटिक सेल में अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म के जितने ऑर्गेनल्स हैं वो सब डैमेज हो जा रहे हैं। साइटोप्लाज्म के जितने ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ठीक। तो क्या हो रहा है कि लाइसोसोम जो था, लाइसोसोम, जैसे जो लाइसोसोम है उसमें ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, पहले ही बताया है कि फॉस्फोलिपिडेज है, प्रोटीएज है, एंडोन्यूक्लिएज है। तो क्योंकि ये सब फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, इनकी जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो सब फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यहाँ से जो एंजाइम निकल रहा है वो सभी को डैमेज कर रहा है, जितने भी ऑर्गेनल है, ठीक है, सबको डैमेज कर रहा है, जो भी डैमेज हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जगह जगह पे ऑर्गेनल्स होंगे, अपनी प्लेस होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ डैमेज कर दिया, ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से डैमेज होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ से जब माइटोकॉन्ड्रिया जब डिसअपियर हो गया तो इतना एरिया जो हो गया खाली हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, खाली होकर के वैक्यूल बन गया। वैक्यूल को हम ग्रीन पेन से शो कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे करके वैक्यूल बन गया, ठीक है। फिर ये एरिया खाली हुआ तो यहाँ पे वैक्यूल बन गया, ठीक है। इसी तरह ये एरिया भी खाली हो रहा है, तो इस एरिया को भी खाली कर देते हैं और यहाँ पे भी वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, यहाँ भी वैक्यूल बन गया, ओके। ये एरिया भी खाली करो, यहाँ भी वैक्यूल बन गया। ऐसे करते करते साइटोप्लाज्म में ढेर सारे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल बोलते हैं। अच्छा, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल, ओके ओके। अब मान लो ये साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल है, अब ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, तो ये जो अपीयरेंस आ रहा है ये अपीयरेंस है मॉथ ईटेन अपीयरेंस, ठीक है, मॉथ ईटेन अपीयरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मॉथ ईटेन अपीयरेंस। तो जो मॉथ होती है वो क्या करती है, मॉथ एक तरीके का इंसेक्ट है, वो क्या करता है कि वो जनरली लीफ खाती है, ठीक है, लीफ खाती है। तो कैसे खाती है लीफ, जैसे ये लीफ है मान लो, ठीक है, ठीक, ये लीफ है, ठीक, ये लीफ है, ठीक है, ये है मॉथ, रेड पेन से, ठीक है, मॉथ है। अब क्या कर रहा है कि जो मॉथ है वो लीफ को खा रहा है, तो लीफ को जब खाएगा तो जगह जगह पे ऐसे करके होल क्रिएट करता है, ठीक है, होल क्रिएट करता है, ऐसे पूरे लीफ में होल क्रिएट करेगा। पूरी लीफ नहीं खाएगा, जगह जगह खाएगा, तो ऐसे करके होल्स बन जाते हैं लीफ पे, ठीक है, इस तरीके के होल्स बनते हैं। तो ये जो अपीयरेंस है ना कि ये पूरा लीफ है और उसके अंदर होल्स बने, यही मॉथ ईटन टाइप अपीयरेंस है जो कि हमें नेक्रोटिक सेल्स में दिखती है कि ये सेल है, जगह जगह पे वैक्यूल हो गया है क्योंकि ऑर्गेनल जो है डाइजेस्ट हो गए, खत्म हो गए हैं, तो ये मॉथ ईटन अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, और ज्यादा अच्छे और ज्यादा मैग्निफिकेशन पे देखते हैं और ज्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि ये जितना भी ये है ना मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अब नहीं दिखेगी, इसका अब कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा क्योंकि इस मेम्ब्रेन की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी इसकी भी, और जो भी ऑर्गेनल थे प्रेजेंट उनकी भी मेम्ब्रेन की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, जब ये डाइजेशन नहीं हो रहा है, उससे पहले की बात हो रही है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था, ध्यान देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें स्वेलन दिख रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो है ना एमोर्फस डेंसिटी दिखती है। क्यों एमोर्फस डेंसिटी दिखती है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। सबसे ज्यादा मतलब कैल्शियम का सबसे ज्यादा इफेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे पड़ता है, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलन हो गई और इसके अंदर जो है जगह जगह पे हमें उसका डिपोजिशन दिख रहा है कैल्शियम का। ठीक है, तो इस तरीके से ये एमोर्फस टाइप दिखती है, एमोर्फस डेंसिटी दिखती है। ठीक है, इस तरीके से एमोर्फस डेंसिटी सारी दिख रही है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये तो सारे साइटोप्लाज्म के चेंजेस हो गए। ठीक है, ओके, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस में चेंजेस कैसे आते हैं, न्यूक्लियस चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस, तो ध्यान देंगे न्यूक्लियर चेंजेस में क्या क्या होगा। न्यूक्लियर चेंजेस में हम पहले ही बता दिए 3 तरीके के चेंजेस होते हैं, पिक्नोटिक न्यूक्लियस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पिक्नोटिक, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस। ठीक है, तो पिक्नोटिक मतलब क्या होता है? पिक्नोटिक न्यूक्लियस जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमैटिन है उसका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब कि क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि पहले कैसे दिखते हैं, तो थिन दिखते हैं, थ्रेड लाइक दिखते हैं, वो स्वेलन हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। तो इसको हम ऐसे देखेंगे। अब हम पिक्नोटिक न्यूक्लियस की बात किए हैं, तो पिक्नोटिक न्यूक्लियस में देखते हैं कैसे दिखते हैं पिक्नोटिक न्यूक्लियस। तो पिक्नोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है, ये सेल है, ओके, सेल के अंदर ये बड़ा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं थ्रेड लाइक दिखते हैं, इस टाइप से कुछ, जो नॉर्मल सेल होती है। लेकिन जो इंजरी वाली सेल है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ठीक है, जो इंजरी की सेल है उनमें कैसा दिखता है, तो उनमें कंडेंसेशन हो जाती है क्रोमैटिन में, मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो थिक हो जाते हैं, तो हमें कुछ थिकनेस दिखेगी ऐसे। ठीक है, इस शेप की थिकनेस दिखती है। ठीक है, ये पिक्नोटिक न्यूक्लियस है। अब देखो न्यूक्लियस की स्टेनिंग जो है कौन करता है, तो हेमाटोजाइलिन करते हैं। ठीक है, हम ब्लू कलर से शो करेंगे हेमाटोजाइलिन को, हेमाटोजाइलिन को मैं H लिखूंगी। ठीक ठीक है, तो ये ब्लू, ये बेसिक डाई है। ठीक है, बेसिक डाई है। अब क्या है कि जो हेमाटोजाइलिन है और ये जो डीएनए आरएनए है, ये क्या है, ये एसिडिक है। तो जब हेमाटोजाइलिन इसको आएगा, इसके पास आएगा, इसके साथ इसकी स्टेनिंग और इसका रिएक्शन होगा, तो बहुत ज्यादा हमें ब्लू कलर दिखेगा।
ठीक है, चारों तरफ ब्लू कलर बहुत ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों दिखेगा? तो इसलिए दिखेगा क्योंकि इसकी थिकनिंग हो गई है, कंडेंसेशन हो गया है, तो जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, पता है हमें कि डीएनए आरएनए में क्या होता है, फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। तो फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो एक्सपोज हो गए हैं, PO4 3-। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड एक्सपोज हो चुके हैं। तो और यही फॉस्फेट बॉन्ड क्या करते हैं, ये बेसिक डाई को अपने में लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हीं के एब्जॉर्प्शन से कलर जो होता है ब्लू आता है। ठीक, तो जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस होगी उसमें ब्लू कलर, बेसोफिलिया बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, कैरियोलिसिस के केस में क्या होगा? कैरियोलिसिस के केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, न्यूक्लियस ही डिसॉल्व हो गई है। तो जब कोई चीज डिसॉल्व हो गई तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ समय के बाद डिसअपियर भी हो जाएगी। तो जब ये इरिवर्सिबल इंजरी में ज्यादा दिखेगा, ये पिक्नोटिक न्यूक्लियस रिवर्सिबल में दिखती है ज्यादा, लेकिन चीजें क्या है कि पिक्नोटिक न्यूक्लियस ही इन सब में कन्वर्ट होता है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रिवर्सिबल इंजरी में पिक्नोटिक न्यूक्लियस दिखेगी। अगर रिवर्सिबल इंजरी का स्ट्रेस हट जाता है तो ये न्यूक्लियस नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर रिवर्सिबल इंजरी पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो अगर हटता नहीं है तो वो रिवर्सिबल इंजरी इरिवर्सिबल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगी और पिक्नोटिक न्यूक्लियस जो होगी या तो कैरियोरेक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी या कैरियोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो कैरियोलिसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होती है वो डिसॉल्व कर जाती है। तो जब न्यूक्लियस डिसॉल्व कर जाएगी तो हमें बेसिक जो भी बेसिक डाई होगी हेमाटोजाइली, वो उतना उसको स्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसमें जो नॉट स्टेन प्रॉपरली, तो जब अच्छे से स्टेन नहीं करेगी तो क्या होगा, जो ब्लू कलर होगा वो फेड अवे हो जाएगा। ठीक है, ब्लू कलर फेड अवे। ठीक है, ब्लू कलर जो होगा वो फेड कर जाएगा। और जो कैरियोरेक्सिस होती है, कैरियोरेक्सिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो जब न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन मतलब ये हुआ कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये जो क्रोमैटिन है, ये फ्रैगमेंट के फॉर्म में हो गया। जैसे ये है न्यूक्लियस, ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में टूट गया है। ठीक है, फ्रैगमेंट के फॉर्म में टूट गया है। तो जब चीजें ही टूट गई हैं तो धीरे धीरे ये डिसअपियर कर जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर चेंजेस आते हैं सारे। ओके, देन एक चीज और है, 1 सेकेंड। ओके, तो एक चीज और होती है, एक चीज और क्यों होती है और क्या होती है, एक जो चीज और होती है वो है माइलिन फिगर। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसे नोट कर लो, जो भी हम लिख किया करें उसको नोट कर लिया करो। माइलिन फिगर। ओके, नाउ माइलिन फिगर क्या होता है, तो ये सेल है। ठीक है, अब अंदर लाइसोसोम से एंजाइम जो निकली, मान लो फॉस्फोलिपिडेज निकली। ठीक है, फॉस्फोलिपिडेज, फॉस्फोलिपिडेज ने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया
कि इसको जितने भी फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन है, मतलब जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सबको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो सबको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करके कैसे बनेंगे? तो ब्रेक करके सारे फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में दिख रहे हैं? तो वर्ल्ड के फॉर्म में, वर्ल्ड, WHORLED। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जैसे कोई फूल देखो, फूल में क्या होता है? जैसे कोई भी फ्लावर, जैसे येलो कलर का एक फ्लावर होता है, उसमें कैसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे पत्तियां होती हैं चारों तरफ। ठीक है, उसके पेटल्स जो होते हैं चारों तरफ होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से होते हैं चारों तरफ। या कोई लीफ देख लो, उसकी भी इन्फ्लोरेसेंस जो होती है वो भी ऐसे चारों तरफ होती है। ठीक है, ये हुआ। इसी स्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड अपीयरेंस बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग वर्ल्ड अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यही मान लो फॉस्फोलिपिड है, यहाँ से जो फॉस्फोलिपिड जो ब्रेक हो रही है, वो फॉस्फोलिपिड कुछ ये शेप ले रही है, कुछ इस तरीके का शेप ले रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड अपीयरेंस या फॉस्फोलिपिड मास। ठीक है, मतलब ये पूरा फॉस्फोलिपिड का मास है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मास, इसी स्ट्रक्चर को, इसी फॉस्फोलिपिड मास को ही हम लोग माइलिन फिगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग माइलिन फिगर बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? ये जो नेक्रोटिक सेल है जो डिसॉल्व हो गई है, जिसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई है, वही नेक्रोटिक सेल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है फॉस्फोलिपिड के मास के फॉर्म में, और इसी को हम माइलिन फिगर बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे ज्यादा दिखती है। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी दिखेगी, लेकिन रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि सेल अपने नॉर्मल फंक्शन में दोबारा लौट सकता है, नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन में, जब स्ट्रेस खत्म हो जाए। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जो सेल होती है वहां जगह जगह पे सेल के अंदर जगह जगह पे हमें माइलिन ऐसे करके फिगर मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फिगर्स मिलते हैं। तो ये फिगर्स किस चीज के होंगे? तो ये फिगर ऑर्गेनल्स के होंगे। ऑर्गेनल्स जो इसके अंदर है वो डिसइंटीग्रेट कर गई होगी। ठीक है, उसके फिगर्स होंगे। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि इसमें पूरी की पूरी जो सेल होती है ना, वही डिसइंटीग्रेट कर जाती है और वही वर्ल्ड अपीयरेंस क्रिएट करती है। ओके, उसी को हम माइलिन फिगर बोलते हैं। ओके, उसी को हम माइलिन फिगर बोलते हैं। नाउ अब क्या होता है, ये जो माइलिन फिगर होता है ये है फॉस्फोलिपिड का मास। ठीक है, ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड मास है। अब क्या होगा कि अच्छा, फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड में क्या चीज होंगी? फॉस्फोलिपिड के मास में लिपिड होगा। ओके, लिपिड है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मास में क्या प्रेजेंट है? तो फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड प्रेजेंट है। लिपिड किस चीज के बने होते हैं? फैटी एसिड्स होंगे और क्या होंगे? ग्लिसरॉल होंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो फैटी एसिड होता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बहुत प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी वाले सेल में सेल में कैल्शियम बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि जो कैल्शियम चैनल है, ठीक है, वो है एटीपी रेगुलेटेड चैनल। ठीक, और इस सेल के अंदर एटीपी की सिंथेसिस हो नहीं रही है। तो जब एटीपी की सिंथेसिस हो नहीं रही है तो सारा कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ फ्लो कर गया है। ठीक है,
इसी कैल्शियम के फ्लो के कारण सेल के अंदर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो गया है और इसी कैल्शियम के कारण मैक्सिमम एंजाइम एक्टिवेट हो गई है। तो यही जो कैल्शियम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, इसी कैल्शियम के साथ फैटी एसिड रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, और बनाती है कैल्शियम सोप, ठीक है, कैल्शियम सोप बोल सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम सोप, इसको कैल्सिफिकेशन हम बोल रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम सोप बोल सकती हो। और फाइनली जो नेक्रोटिक सेल होती है वो क्या हो जा रही है, वो कैल्सिफाइड हो जा रही है, ठीक है, कैल्सिफाइड हो जा रही है, ठीक, जो कि आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, ये सारे कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये नेक्रोटिक सेल कैल्सिफाइड हो जा रही है, ओके। अब ये जितनी सेल है ना, ये सेल सब डेथ है, डाई की हुई सेल है, नेक्रोटिक सेल है, सब डेथ सेल है, तो उसका ये मतलब चेंजेस आ रहे हैं। अब हम नेक्रोसिस में सबसे पहला जो नेक्रोसिस है वो है हमारा, जो सबसे पहला नेक्रोसिस का टाइप है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है, ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या होती है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये सेल है, ठीक है, नेक्रोटिक सेल है, इसमें क्या होता है कि जनरली ये जो नेक्रोसिस होती है ये इश्चीमिया के कारण होती है। इश्चीमिया मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन, ठीक है, हाइपोक्सिक कंडीशन, ठीक है, और अगर ये कंडीशन है तो मेनली ये नेक्रोसिस हमें हार्ट में ज्यादा दिखेगी, हार्ट सेल में, ठीक है, एक हार्ट सेल में दिखेगी और एक दिखेगी, हाँ, हार्ट में दिखेगी, किडनी में दिखेगी और स्प्लीन में दिखेगी, ठीक है, इन 3 जगह हमें इस तरह की नेक्रोसिस दिखती है। अब समझेंगे ये नेक्रोसिस कहाँ कहाँ दिखेगी, ठीक है, तो हार्ट सेल में, किडनी में, स्प्लीन में। हार्ट सेल में इश्चीमिया का असर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि हार्ट सेल सबसे एक्टिव सेल है, कॉन्टिन्यूस इसे ब्लड सप्लाई करनी रहती है, ब्लड को ट्रांसफर करना रहता है, पूरे बॉडी में पंप करना रहता है, तो इसे ऑब्वियस सी बात है, इससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर इश्चीमिया की कंडीशन हो गई तो हार्ट सेल नेक्रोज कर जाएगी ठीक है, तो इश्चीमिया की कंडीशन रहेगी, लेकिन इसमें ये रहता है कि जैसे जो सेल की वॉल होती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो इंटैक्ट रहेगी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए ये सेल मेम्ब्रेन जैसी की तैसी रहेगी। तो अगर उस कंडीशन में तुम इसको देखोगी अंडर माइक्रोस्कोप या अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो तुम्हें सेल इंटैक्ट दिखेगी, लेकिन अंदर का जो भी चीज होगा साइटोप्लाज्म में, जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो डिसइंटीग्रेट दिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सेल इंटैक्ट दिख रही है तो हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी सेल टाइप है, मतलब ये कौन सी सेल टाइप है, मतलब या ये स्केलेटल मसल की सेल है या इनवॉलेंट्री सेल है, सारी सेल्स बता दें, हार्ट सेल है कि किडनी की सेल है, ये बता सकते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल की सेल है, तो ये चीज हम बता सकते हैं क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन काफी इंटैक्ट रहती है कुछ समय के लिए, ठीक है और क्या होगा, क्योंकि नेक्रोटिक सेल है तो इसके चारों तरफ इंफ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इंफ्लेमेटरी सेल का इनफिल्ट्रेशन होगा, ओके ओके। अब क्योंकि नेक्रोटिक सेल है तो या तो जो डेड सेल होती है वो खुद ही एंजाइम सिक्रीट कर दे, इसके अंदर के लाइसोसोम खुद एंजाइम सिक्रीट करके इसे डैमेज कर दे, मतलब खत्म करें, फैगोसाइटोज करें, या फिर इंफ्लेमेटरी सेल्स जो इसके चारों तरफ होती हैं जैसे कि पीएमएन के सेल, वो इसे वो इसे फैगोसाइटोज करके बॉडी से बाहर निकाले। तो ये हो गई कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ओके।
अब हम देखेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ओके, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस नाम से क्लियर है कि जो नेक्रोसिस होगी उसमें अंदर नेक्रोसिस के अंदर का जो कंटेंट होगा, नेक्रोटिक सेल के अंदर का जो कंटेंट होगा वो लिक्विफाई होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड होगा नेचर में। तो जनरली ये जो नेक्रोसिस होती है ये इन्फेक्शन के कारण होती है, और इन्फेक्शन में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल नहीं, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में पस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे जो भी इन्फेक्शन है इनके कारण जो है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होगी। तो क्या होता है, तो समझो पस क्या होता है, पस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पस क्या होता है, पस एक क्रीमी येलोइश और काफी विस्कस लिक्विड होती है, ठीक है, लिक्विड है जो कि, ये डेफिनेशन लिख लो, जो कि कंटेन करती है, किसको कंटेन करती है, तो डेड न्यूट्रोफिल्स को कंटेन करती है, जो कि डाई कर चुके हैं, डेथ हो चुकी है जिनकी, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया, जो डेड बैक्टीरिया है उन्हें, या कोई भी माइक्रोब, ठीक है, डेड बैक्टीरिया या माइक्रोब लिख लो, ठीक है, और प्लस नेक्रोटिक सेल्स, ठीक है। ये सारा जो कंसंट्रेशन है ये पस का कंसंट्रेशन है, इसी को पस बोलते हैं, ठीक है, इसी को पस बोलते, पस कुछ है नहीं। ओके, तो अब क्या होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब तो पस का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो सिस्ट होती है ये सब तुम थर्ड ईयर में पढ़ोगे, सिस्ट तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी मैं तुमको बता दे रही हूँ सिस्ट क्या होता है। सिस्ट में ये सिस्टिक वॉल होती है, सिस्टिक वॉल किससे जनरली बनी है, तो इसके चारों तरफ जो है न्यूट्रोफिल सेल्स है, मतलब इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ये सेल्स है, यही सेल्स मिलकर के इसकी वॉल्स बना रहे हैं। एक मिनट रुको, हाँ, तो सिस्टिक वॉल किससे मिलके बन रही है, तो सिस्टिक वॉल जो हो रही है वो, देखो ऐसी कोई शार्प वॉल नहीं दिखती है, ठीक है, ये मत सोचना कि कोई शार्प वॉल दिखेगी, ऐसा कोई शार्प वॉल नहीं होता है। क्या क्या होता है, तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गई, और क्या होगा, और कैपिलरीज होंगी, तो हम रेड पेन से शो करेंगे कैपिलरीज को, कैपिलरीज हो गई, ठीक है, ये कैपिलरीज हो गई। और अगर ब्रेन की सेल होगी, अगर ब्रेन में हो रहा होगा तो ग्लियल सेल्स, ब्रेन में ग्लियल सेल्स होती है, तो ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, अदरवाइज फाइब्रोटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हाँ, अदरवाइज जो होती है, अदरवाइज फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है तुम्हारा कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी ये सिस्टिक वॉल बनती है। और सिस्टिक वॉल के अंदर ये जो कैविटी है, जैसे हम सिस्टिक कैविटी बोल रहे हैं, ये सिस्टिक वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो है सिस्टिक कैविटी, ओके, सिस्टिक कैविटी है। और सिस्टिक कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, तो सिस्टिक कैविटी के अंदर नेक्रोटिक सेल्स होंगे, ठीक है, नेक्रोटिक सेल्स होंगे, और क्या होंगे, मैक्रोफेज होगा, ठीक है, मैक्रोफेज क्या है, तो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं मैक्रोफेज, ठीक है, ये सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है, और साथ ही साथ मतलब नेक्रोटिक सेल्स और मैक्रोफेज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यही हमारा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस है। ये चाहो तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये क्या है, ये कैपिलरी है, रेड पेन वाली कैपिलरी। ये क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, ठीक है। आगे चल के देखोगे कि सिस्टिक की वॉल, जो सिस्टिक वॉल होती है, ट्रू वॉल और फॉल्स वॉल भी होती है, सीडो वॉल होती है, तो वो चीज आगे थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ये लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में नेक्रोटिक सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बाद हम देखेंगे कैशियस नेक्रोसिस। ओके, क्या देखेंगे, तो कैशियस नेक्रोसिस, ठीक है, कैशियस नेक्रोसिस। तो कैशियस मतलब होता है ना, इस टर्म का मतलब है चीजी मटेरियल, चीजी मटेरियल, ठीक है। अब समझो चीजी मटेरियल कह रहा है, तो चीजी मटेरियल क्या होगा, तो कुछ ऐसा चीजें जो रिलेटेड हो फैट से, रिलेटेड विथ फैट, ठीक है, चीजी, तो रिलेटेड विथ फैट, ठीक है। ओके, ओह नो 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 नो, फैट नेक्रोसिस होगा, सॉरी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं, चीज लाइक तो रहेगा लेकिन फैट से रिलेटेड नहीं रहेगा। देखो, चीज लाइक रहेगा, ठीक है, ठीक, लेकिन फैट से रिलेटेड नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, हम्म इसमें क्या होता है ना, जैसे क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये नेक्रोटिक सेल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इसके अंदर जो भी नेक्रोटिक सेल है वो हार्ड नहीं रहेगी, मतलब इस केस में जो नेक्रोटिक सेल है वो हार्ड नहीं होगी, फर्म नहीं होगी, ठीक है, और और हार्ड नहीं होगी, मतलब सॉफ्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी मटेरियल होगा वो फ्रीएबल होगा, ठीक है, फ्रीएबल होगा और सॉफ्ट होगा, ठीक है, ठीक, चीज लाइक होगा, मतलब अगर उसको टच करोगे तो चीजी लाइक फीलिंग आएगी, चीज लाइक फीलिंग आएगी। तो ये सॉफ्ट होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो ऐसी नेक्रोसिस को हम कैशियस नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, ओके, इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है कि चीज लाइक अपीयरेंस होगा और काफी फ्रीएबल होगा और सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा, टच करने में एकदम सॉफ्टनेस वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, जनरली ये चीजें ना हमें ग्रैनुलोमा के केस में दिखती है। तो ग्रैनुलोमा जो होती है वो क्या होती है, उसमें भी ये शार्प बाउंड्री नहीं होती है, ग्रैनुलोमा में भी, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी चारों तरफ जो होंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स होती हैं, ठीक है, और क्या होंगी, ग्रैनुलोमा की बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, वन सेकेंड, हाँ, उन्हें हम बोलते हैं लैंगहैंस सेल्स, हाँ, लैंगहैंस सेल्स बोलते हैं, ठीक है, लैंगहैंस सेल्स बोलते हैं, या एपिथेलियोइड सेल्स। ये सारी सेल्स जो होती हैं इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ब्लड वेसल्स भी होगी लेकिन काफी पीछे होगी, मतलब दूर होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स है नहीं, सप्लाई जा नहीं रही ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो अंदर का जो भी मटेरियल होगा, इसके अंदर पस है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, नेक्रोटिक सेल्स है, फैगोसिटिक सेल्स है, मतलब डेड फैगोसिटिक सेल्स है, मैक्रोफेज है, सारी चीजें इसमें डेड है, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑक्सीजन जा नहीं रहा, तो ये सारी चीजें डेथ कर गई हैं और इनको न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया का वो हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर कहलाता है, और ये जनरली ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में दिखता है। और ग्रैनुलोमा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो उसमें कैशियस नेक्रोसिस होती है, जो बीच का मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, फ्रीएबल हो जाता है, टच करने पे एकदम चीज लाइक फीलिंग आती है। तो ये है कैशियस नेक्रोसिस। अच्छा, फिर हम लोग बात कर रहे थे फैट नेक्रोसिस की। तो फैट नेक्रोसिस पता चल रहा है कि फैट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब फैट से रिलेटेड है तो जनरली जो पैंक्रियाज होती है, ठीक है, पैंक्रियाज में ज्यादा पाया जाता है। तो पैंक्रियाज के अंदर आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। ओके, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है ना, ये जो नॉर्मल फैट होते हैं जो कि पैंक्रियाज के अंदर है। अच्छा, क्यों पैंक्रियाज? क्योंकि पैंक्रियाज के अंदर फैट प्रेजेंट है, तभी ना वो पैंक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। तो उसके अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज है, तो इसमें फैट प्रेजेंट है, नॉर्मल फैट जो कि अच्छे फैट है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है ना, ये फैट की मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है, ठीक है। फैट की मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा। फैट की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, ठीक है, डिसॉल्व हो गई। अब क्या होगा, ब्रेक हो गया फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में ब्रेक हुआ और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का तो कोई वो नहीं है, फैटी एसिड जो होगी वो क्या कर जाएगी, कैल्शियम आयन जो है उससे रिएक्ट की, ठीक है, और क्या करेगी, कुछ चौकी लाइक सब्सटेंस बनाएगी, चौकी सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है, चौकी सब्सटेंस बनाएगी जो कि व्हाइट कलर का होगा और हार्ड हो जाएगा, ठीक है। पैंक्रियाज में ही सिर्फ नहीं होता, इसके अलावा ये एडिपोज टिश्यूज में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फैट की नेक्रोसिस होती है जो कि जनरली हमें पैंक्रियाज में देखने को मिलती है। तो ये हो गया फैट नेक्रोसिस, ठीक है। चौकी लाइक जो सब्सटेंस होगा वो फैटी स्टोन हम लोग भी, अरे सॉरी, कैल्शियम स्टोन बोल सकते हैं। आगे चल के डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें दिखेगा। और फिब्रिलॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिलॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है, तो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या होता है ना, फिब्रिन लाइक मटेरियल दिखता है, वो फिब्रिन होता नहीं है लेकिन फिब्रिन लाइक मटेरियल है, फिब्रिन की तरह दिखने वाले मटेरियल है, ब्लड वेसल है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे जो है एक दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक फिब्रिन से जाकर के अटैच हो जाता है। और यहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है ना, मतलब यहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है वो फिब्रिन लाइक होती है। फिब्रिन लाइक मतलब जो भी ये चीज फॉर्म हो रही है ना, वो फिब्रिन के फॉर्म में, फिब्रिन प्रोटीन है उसके फॉर्म में फॉर्म हो रही है, मतलब उसकी तरह दिख रही है। तो क्योंकि ये नेक्रोसिस हो रही है ब्लड वेसल्स में, तो ये ब्लड वेसल भी डैमेज कर जाती है और हैमरेज हो जाता है, ठीक है, हैमरेज का केस होता है, ठीक है। ब्लड वेसल से ब्लड बाहर की तरफ लीक आउट कर जाएगी। तो ये फिब्रिन लाइक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, ओके। आप ध्यान देंगे कि इसमें जो भी अपीयरेंस दिखेगा वो ग्लासी अपीयरेंस दिखेगा, हाइलीन अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, हाइलीन लाइक अपीयरेंस इसमें दिखता है। और क्योंकि फिब्रिन है तो फिब्रिन एक प्रोटीन है, तो इसलिए सबसे ज्यादा पिंक कलर दिखेगा, ठीक है। ईओसिन डाई इसको, ईओसिन डाई से ये रिएक्ट कर जाएगा, पिंक अपीयरेंस बहुत ज्यादा दिखेगा, ओके ओके। तो नेक्रोसिस यहीं पे खत्म हो जाती है, ओके। और अब हम लोग एपोप्टोसिस जो है ट्यूसडे को पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो हेलो, कोई एक म्यूट ओपन करके मुझे बताएं। हाँ, तो और कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम। हेलो, अच्छा ठीक है, मैसेज करो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग एपोप्टोसिस जो है ट्यूसडे को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, मैसेज कर देना मुझे।
लेक्चर क्लोज करती हूँ।